अपनी केमिस्ट्री क्लासेज है, आज केमिस्ट्री क्लास है, उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में हमने अभी तक हम कहें तो इस चैप्टर का लगभग एक तिहाई भाग हमने पढ़ लिया। हम बात करेंगे आज का अपना बिंदु, वो है हेनरी नियम। हेनरी नियम हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, सूत्र, इसके अलावा हमने ग्राफ बनाना, इसके सीमाएं, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपयोग और उसके बाद में हम पढ़ेंगे वास्तविकता। तो लीजिएगा, अपना टॉपिक आज है हेनरी नियम की पहले सीमाएं रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। देखो, हम हेनरी नियम की सीमाएं पढ़ रहे थे। हेनरी नियम की सीमाओं में हमने जाना था, सबसे पहली सीमा अपने पास थी वो ये थी कि दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा है दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता बढ़ती है। हमने पढ़ा दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता बढ़ती है, तो अपने को दाब इतना भी नहीं बढ़ाना ताकि गैस है उसके अणु पास आकर किसी आकर्षण बल द्वारा जुड़कर द्रवावस्था में बदल जाए। इसलिए अपने को दाब बढ़ाएं, लेकिन लिमिट से बढ़ाएं। दूसरी बात अपने पास था ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी टेम्परेचर को कम नहीं करना, ज्यादा नहीं करना है। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने में विलेयता घटती है, गैस की द्रव्य में विलेयता घटती है, तो इसलिए अपने को क्या है, कभी भी टेम्परेचर को इतना नहीं घटाना है या इतना नहीं कम करना है ताकि वो गैस क्रिया करना बंद कर दे, वीर्यन में घुलना बंद कर दे। तीसरी बात थी अपने पास वीर्यन है वो तनु रहना चाहिए, वीर्यन तनु रहे। मतलब ये हो गया हेनरी का नियम केवल और केवल तनु वीर्यन पर लागू होता है, बाकी किसी भी वीर्यन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। केवल और केवल तनु वीर्यन पर हेनरी का नियम लागू होता है। फिर अपने पास था कि विलय गैस है, विलय गैस विलायक से कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी आपस में क्रिया नहीं करें, आपस में क्रिया नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम क्रिया कर लें और ये क्रिया करके नए प्रोडक्ट में बदल जाए, नहीं, क्रिया नहीं करनी चाहिए। ये 4 सीमाएं थी हेनरी नियम की। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे सीमाओं के बाद में अपना बिंदु आता है हेनरी नियम है, उसके यूज क्या है, उपयोग क्या क्या है। तो देखिएगा, आज का बिंदु अपना है हेनरी नियम के उपयोग। बिंदु क्या है, हेनरी नियम के उपयोग देखते हैं। अपना बिंदु है हेनरी नियम के उपयोग। हेनरी नियम के उपयोग, यानी हेनरी नियम है वो क्या यूज में आ सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में कैसे वो सहायक है, या उसके कैसे एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन में देख ही सकते हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इनके यूज के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जानेंगे। इससे कई दफे क्या संभावित क्वेश्चन बन जाता है, तो बोर्ड के एग्जाम में भी और कंपटीशन से भी बन जाता है। सबसे पहला यूज इंपॉर्टेंट है वो है, हम क्या देखते हैं कि सोडा वाटर की बोतल है, इसमें द्रव भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, साथ में क्या होती है, गैस भी होती है। तो उस गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए उन बोतलों को हाई प्रेशर पर भरा जाता है। यानी सोडा वाटर की बोतल है, इसमें CO2 की मात्रा बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा, CO2 की मात्रा बढ़ाने के लिए इन बोतलों को उच्च दाब पर भरा जाता है। पहला यूज है
है कि सोडा वाटर है उसमें CO2 की मात्रा बढ़ाने के लिए सोडा वाटर की बोतल है उनको उच्च दाब पर भरा जाता है, क्योंकि हमें पता है दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, इस चीज का अपने को पता है। ठीक है, इसके बाद में हम जो बात करेंगे दूसरा अपने पास या इसी में कहेंगे कि ठंडा पेय पदार्थ है, ठंडा पेय पदार्थ है उनमें भी यही है, उनके बारे में बोतलों को उनको भी क्या है उच्च दाब पर भरते हैं, पेय पदार्थों को भी हम उच्च दाब पर भरा जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग है, उपयोग नंबर 2 है एनाक्सिया। कई दफा पूछ लेते हैं एनाक्सिया का क्या अभिप्राय है, एनाक्सिया रोग के बारे में बात करेंगे या एनाक्सिया के बारे में चर्चा हम करेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनाक्सिया कि एनाक्सिया क्या होता है, किस प्रकार से इसके गुण है, क्या है। तो देखो ध्यान देना, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में जहां क्या है जिस साइड में क्या है पहाड़ ज्यादा होते हैं, जिस इलाके में पहाड़ ज्यादा होते हैं या पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति हैं, यानी अपने को हम पहाड़ी क्षेत्र है, वहां वायु का दाब वो समतल की तुलना में कम होता है। यानी पहाड़ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो वायुमंडलीय दाब है वो अपना जो पृथ्वी का तल है उसकी तुलना में कम होता है। कहने का मतलब पृथ्वी के तल पर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वायुमंडलीय दाब कम होता है और अपने पास जो समतलीय भूमि है या समतल मैदान है वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बात होगी तो क्या हो गया, इसका ध्यान देना, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण उनके ब्लड में CO2 की मात्रा कम विलय होती है, O2 की मात्रा कम विलय होती है। यानी जो पहाड़ी बेल्ट के जो व्यक्ति हैं, आदमी हैं, उनके जो ब्लड है उसके श्वसन क्रिया है उनमें क्या थोड़ी दिक्कत रहती है। कारण क्या है, क्योंकि उसके रक्त में O2 की मात्रा कम घुलती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम है और वायुमंडलीय दाब कम है, दाब कम है तो ऑक्सीजन कम घुलेगी तरह में, तो रक्त में O2 की मात्रा कम होती है। जब रक्त में O2 की मात्रा कम होती है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलना होती है, कम होती है, तो वो क्या है मानसिक रूप से अल्प विकसित हो जाते हैं। उनका ब्रेन का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो क्या है कम होता है या उनका पूर्णतः नहीं हो पाता है। मतलब ये हो गया रक्त में O2 की मात्रा बढ़ जाएगी, कम रहेगी तो उनका मानसिक विकास पूर्णतः नहीं होगा और मानसिक विकास पूर्णतः नहीं होगा तो वो मंदबुद्धि होंगे, वो क्या है अल्प विकसित होंगे। उन्हें ही चिकित्सा भाषा में क्या कहते हैं, फिर उनको क्या बोलते हैं एनाक्सिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, एनाक्सिया रोग कहा जाता है। तो एनाक्सिया रोग अपने को कहां देखने को मिलेगा, जहां पहाड़ी बेल्ट ज्यादा है, जहां पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है वहां पर क्या वायुमंडलीय दाब कम होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्या होगा उसमें उनके रक्त में O2 की मात्रा कम घुलेगी और रक्त में O2 की मात्रा कम घुलने के कारण उनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, उनका मानसिक विकास पूरा नहीं होता है। मानसिक विकास पूरा नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे एनाक्सिया कहते हैं या फिर हम कहेंगे कि उनका विकास नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट है एनाक्सिया। तीसरा इसी में है बैट्स रोग। बैट्स रोग क्या होता है, इसके बारे में ये क्या है समुद्री गोताखोर है या समुद्री इलाकों में ज्यादा होता है, समुद्री गोताखोरों में ज्यादा मिलता है। होता क्या है कि समुद्री गोताखोर है जब समुद्र में छलांग लगाते हैं उसके अंदर नीचे जाते हैं समुद्र में, तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, समुद्र की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा दाब बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा दाब बढ़ेगा और दाब बढ़ेगा तो जो ब्लड है यानी श्वसन है, श्वसन में जो कृत्रिम श्वसन है उसमें प्रेजेंट नाइट्रोजन और हीलियम उनकी मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है, उनकी मात्रा क्या होती है ब्लड में ज्यादा हो जाती है। दोबारा समझ लेना, बैट्स रोग क्या होता है समुद्री गोताखोरों में होता है। समुद्र में जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं समुद्री गोताखोर तैराक होते हैं उनमें होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई में जाएंगे, जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाएंगे
वैसे वैसे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, या मैं कहता हूं दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ने से जो कृत्रिम शोषण में प्रयुक्त गैस है, जो किसका मिश्रण है, O2 N2 और हीलियम का मिश्रण है, O2 N2 और हीलियम का मिश्रण है, इनकी विलेयता क्या होगी, रक्त में ज्यादा हो जाएगी, रक्त में ज्यादा घुल जाएगी, रक्त में क्या होगी, ज्यादा यानी उच्च विलेयता का सामना करना पड़ेगा। उन समुद्री गोताखोरों को उच्च विलेयता का सामना करना पड़ेगा जब वो समुद्र से वापस बाहर आते हैं, यानी उसकी गहराई से वापस जो ऊपर आते हैं, वैसे वैसे ही दाब कम होता है, गैस का उत्सर्जन वैसे ही ज्यादा होता जाता है। जैसे मैं ऐसा कह दूं, ये समुद्र है, इसमें कोई गोताखोर नीचे तरफ गति करेगा तो दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ने से क्या हो जाएगी, इनकी मात्रा रक्त में ज्यादा हो जाएगी, और जैसे से वापस ऊपर आता है तो दाब क्या होगा, कम होगा, कम होने से ये वापस क्या हो जाएगी, उत्सर्जित होती जाएंगी। लेकिन ब्लड में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, नाइट्रोजन शेष रह जाती है, नाइट्रोजन में क्या बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। ब्लड में या रक्त वाहिनियों में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। नाइट्रोजन के बुलबुले बन गए तो क्या होगा, रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होगा। क्या होगा, रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होगा। क्यों होगा भाई रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न, आपसे पूछा जाए कि रक्त प्रवाह में अवरोध क्यों उत्पन्न हुआ, तो आप उत्तर दोगे जो समुद्री गोताखोर थे, जब वो समुद्र के नीचे गहराई में गए तो कुछ दाब का सामना करना पड़ा या कुछ विलेयता का सामना करना पड़ा, जिससे क्या है, ये गैसें उनके ब्लड में ज्यादा विलयशील हो गई, घुल गई, जब वो वापस ऊपर आए तो उत्सर्जित होंगी, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्रोजन क्या है, उनकी रक्त वाहिनियों में रह जाती है। वो किस रूप में, बुलबुलों के रूप में रह जाती है। जब बुलबुले बन जाएंगे तो क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त प्रवाह है, उसमें दिक्कत आएगी। जब रक्त प्रवाह में दिक्कत आएगी तो क्या है, रक्त वाहिनियों में क्या है, मोटे मोटे हम कहीं छल्ले बन जाएंगे, या मोटे मोटे क्या वहां से रक्त वाहिनियां फूल जाएंगी, जिनको क्या बोलते हैं, बैट्स कहा जाता है, और जो क्या है, जानलेवा होती है। बैट्स होता है, चिकित्सा भाषा में उनको क्या बोलेंगे, बैट्स बोलेंगे, और उन्हें वो कैसे होती है, जानलेवा यानी घातक होती है, जानलेवा होती है, या फिर हम क्या बोलेंगे, घातक होती है। इस प्रकार से हम हेनरी नियम के 3 उपयोग कर सकते हैं। पहला, सोडा वाटर की बोतलों को उच्च दाब पर भरा जाता है, क्यों भरा जाता है, ताकि क्या उसमें ऑक्सीजन की CO2 की मात्रा ज्यादा मिला हो सके। दूसरा, एनाक्सिया रोग, जो पहाड़ी व्यक्ति हैं, पहाड़ी इलाकों के क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों के व्यक्तियों में रहता है, क्योंकि वहां उनका अल्प विकास होता है, उनका मानसिक विकास पूरा नहीं हो पाता है। तीसरा, अपने पास बैट्स रोग है, जो समुद्री गोताखोर में होता है, वो क्या है कि कारण क्या है, वो उच्च विलेयता का सामना उनको करना पड़ता है। अब देखो, अपने पास हम बात करें जो कृत्रिम शोषण में गैस काम में लेते हैं, उनका मिश्रण क्या है। तो कृत्रिम शोषण में प्रयुक्त गैस है, कृत्रिम शोषण में प्रयुक्त गैस है, उनमें O2 N2 और हीलियम, इनका मिश्रण होता है। इसमें ऑक्सीजन तो केवल 11.1% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है, फिर होती है हीलियम की मात्रा 35 और बचा क्या है, नाइट्रोजन शेष देता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होती है, दूसरे नंबर ये, और नाइट्रोजन तीसरे नंबर है, यानी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर हीलियम, फिर ऑक्सीजन। पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, ये क्यों मिलाते हैं, ये दोनों गैसें क्यों मिलाते हैं ऑक्सीजन में, ताकि क्या है, आपस में इनको क्रिया होने से रोक सके। गैस के ऑक्सीजन के अणु आपस में क्रिया करके नए प्रोडक्ट के ओजोन में बदल न सके, इसलिए इनको मिलाते हैं। ये एक्रियाशील गैस है दोनों। नाइट्रोजन तो N डबल बॉन्ड N कंडीशन में क्या है, एक्रियाशील है, और हीलियम वैसे ही अक्रिय गैस है। ठीक है, ये बातें अपने पास थी हेनरी नियम के उपयोग की। इसके बाद में हेनरी नियम के उपयोग है, उसके बाद अपने पास बात आती है, नेक्स्ट बिंदु आता है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्पिक दाब। अगला बिंदु आता है अपने पास वाष्प दाब की बात करेंगे कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, क्या होता है, उसकी बात हम करेंगे। अगला बिंदु अपना है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। वाष्प दाब किसे कहते हैं या वाष्प दाब क्या होता है, उसकी बात हम करेंगे। देखो, हम कहेंगे टेम्परेचर को नियत कर लो, नियत ताप, ठीक है, साम्य अवस्था लेंगे, साम्य अवस्था। किसी भी जो द्रव्य विलायक
कोई भी क्या है, द्रव विलायक, या मैं ऐसा कह दूं कि विलयन है, उसको गर्म कर रहे हैं, तो अपने को पता है विलयन है, उसको गर्म करेंगे तो वाष्प बदलेगा। विलायक है या द्रव है, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाष्प बदलेगा। जब गर्म करने पर वाष्प बदलते हैं तो उस वाष्प के कणों के द्वारा या उस वाष्प के अणुओं के द्वारा उस द्रव विलायक की सतह पर डाला गया दाब, उस द्रव विलायक की सतह पर डाला गया दाब। जैसे मान लो अपने पास एक पात्र है, इसमें आपने द्रव पदार्थ भर रखा है, ये आपने क्या भर रखा है, द्रव भर रखा है, इसको आपने गर्म किया, बर्नर लगा दिया, बर्नर की सहायता से इसको आपने गर्म किया। जब इसको आपने गर्म किया तो इसके अणु किसे बदलेंगे, वाष्प बदलेंगे। तो वाष्प बदल रहे हो, ये साम्य अवस्था की कंडीशन में इस वाष्प के अणु के द्वारा इस द्रव की सतह पर डाला गया दाब, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर, या ऐसा कह दो साम्य अवस्था पर वाष्प के अणुओं के द्वारा उसके द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। अब बात है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में क्या होता है, साम्य अवस्था में क्या होता है कि वाष्पन की दर किसके बराबर होती है, संघनन के बराबर होती है। वाष्पन की दर किसके बराबर होती है, संघनन के बराबर होती है। वाष्प का मतलब द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है, वाष्पन। और वापस गैस से वापस द्रव बदलने की प्रक्रिया क्या है, संघनन है। इन दोनों की मात्रा बराबर होगी, उसी सिचुएशन में साम्य अवस्था आएगी। उसी सिचुएशन में क्या आएगी, साम्य अवस्था आएगी। और हम कहेंगे साम्य अवस्था में वाष्पन की दर है वो संघनन की दर के बराबर होती है। क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था में वाष्पन की दर है वो संघनन की दर के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में यानी साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प के द्वारा सतह पर है, उसकी सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। यदि हमारे पास जो विलयन है उसमें विलय दो प्रकार के बोल सकते हैं। एक विलयन होता है उसमें दो प्रकार के विलय हो सकते हैं, एक तो होता है वाष्पशील, एक तो क्या होगा वाष्पशील, और एक होगा अवाष्पशील। देखो अगर वाष्पशील विलय पदार्थ है, विलय कैसा है, वाष्पित, तो उसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी। वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, देखो ध्यान देना, आप लिखोगे विलायक प्लस इसमें विलय मिलाया और क्या बन गया, विलयन। ये हमारे पास वाष्पशील है, यानी इसके कण किसे बदल रहे हैं, वाष्प में, तो उसके द्वारा डाला गया दाब क्या, वाष्प दाब कहलाएगा। इसका वाष्प दाब है वाष्प दाब। अगर ये भी हमारे पास वाष्पशील है तो इन दोनों के योग के बराबर क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि एक विलयन में अपने पास विलायक कैसा रहे, वाष्पशील रहे, तो उसके वाष्प दाब में वृद्धि होती है। यानी वाष्पशील विलय रहेगा तो उसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी। और इसके विपरीत अगर अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया जाए तो वाष्प दाब में कमी आती है। मैं ऐसा कह दूं विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। कभी जब अवाष्पशील विलय पदार्थ रहे तब, और अगर वाष्पशील रहेगा तो इसका ज्यादा रहेगा, इसका क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी दोनों का योग रहेगा। और अगर अवाष्पशील के इससे भी कम रहेगा इसका, ठीक है ना। ये बातें अपने को व्यवहारिक बातें आना चाहिए। जैसे मैं कई बार हम कहते हैं, अपने बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि खीर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खीर। तो कहते हैं कि भाई जब तक खीर पकती नहीं है तब तक आप उसमें चीनी मत डालना, तब तक उसमें आप चीनी मत डालना। चीनी डालने के लिए मना करते हैं। क्यों करते हैं भैया सर, कारण क्या है, इसका वजह क्या है, क्यों कहते हैं, व्यवहारिक एक वैज्ञानिक तथ्य उसके पीछे भी। वैज्ञानिक तथ्य ये है, जब उस दूध में आप चीनी डालोगे तो चीनी क्या है, चीनी है अवाष्पशील। कैसी है, अवाष्पशील है। और चीनी अवाष्पशील, ये तो क्या हो गई, विलय, और ये क्या हो गया, दूध क्या हो गया, वहां पर क्या हो गया, विलायक।
तो जब आपने अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया गया तो उसके वाष्प दाब में क्या आएगी, वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और वाष्प दाब में जब कमी आ जाएगी तो उसी खीर को बनने में ज्यादा समय लगेगा, या वो सही तरीके से तैयार नहीं होगी, सही तरीके से नहीं पकाई जाएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि अपने को कहा जाता है कि तब तक नहीं डालना चाहिए, तब तक क्या पूरी तरह से तैयार ना हो, क्योंकि चीनी क्या है, अवाष्पशील है और दूध का वाष्प है, तो क्या होगा कि उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से हम इसमें आगे वाष्प दाब की पूर्णतः चर्चा है, वाष्प दाब का वर्णन हम करेंगे राउल्ट के नियम के आधार पर, या राउल्ट के नियम की सहायता से हम पढ़ेंगे। तो राउल्ट का नियम हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। राउल्ट का नियम जो क्या है, वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों घटकों पर लागू करेंगे, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू।